मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से। आज हम ब्रिटेन के इतिहास के अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन और पूर्वी समस्या के विषय में चर्चा करेंगे। इसका काल रहा था 1828 से 1878 तक। इस 50 वर्ष के काल में प्रथम वीडियो या प्रथम भाग में हम देखेंगे पृष्ठभूमि में पूर्वी समस्या से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, ब्रिटेन की मूल नीति पूर्वी समस्या या जो मूलतः तुर्की की समस्या थी उसके प्रति कैसी थी, क्या मूल सोच थी ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों की, प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रियों की। तुर्की की स्थिति, तत्कालीन स्थिति जो थी वो किस प्रकार से थी, संक्षिप्त में तुर्की का इतिहास भी देखेंगे। फिर ग्रीस की स्वाधीनता किस प्रकार से हुई कैनिंग के काल में। फिर मिस्र की समस्या किस प्रकार उत्पन्न हुई, महमद अली पाशा ने किस प्रकार संघर्ष किया, रूस तुर्की की संधि किस प्रकार हुई, क्या शर्तें थीं, अंत में लंदन की संधि किस प्रकार हुई और ब्रिटेन की नीति इस पूरे घटनाक्रम में क्या रही, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्रीमिया युद्ध के पूर्व तक की स्थिति, जो प्रमुख घटनाएं थीं पूर्वी समस्या को लेकर के, ब्रिटेन की जो नीति थी वो 1828 से क्रीमिया युद्ध के पूर्व तक की स्थिति की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। शेष दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज के इस सत्र में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों और छात्र छात्राओं का मैं स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं ग्रेट ब्रिटेन और पूर्वी समस्या 1828 से 1878 तक। इसके प्रथम भाग में हम क्रीमिया युद्ध के पूर्व तक की स्थिति की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पूर्वी समस्या मूल रूप से तुर्की की समस्या थी। यूरोप से पूर्व दिशा में स्थित होने के कारण यहाँ की समस्या को पूर्वी समस्या के नाम से जाना जाता है। तुर्की मूल रूप से एशिया का देश है, किंतु 1453 में कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल या जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है पर मुस्लिमों का आधिपत्य स्थापित हुआ था। इसके पूर्व वहाँ पर ईसाइयों का अधिकार था। ईसाई वहाँ से मार भगाए गए थे कुस्तुनतुनिया से और वहाँ पर इन्होंने आधिपत्य किया था और यहाँ जो विद्वत जन थे वो भागकर यूरोप गए थे और पुनः जागरण का काल वहाँ पर आया था, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं तुर्की के विषय में। तो 1453 में कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिमों ने आधिपत्य स्थापित किया, ईसाई वहाँ से भगाए गए और एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना तुर्की के द्वारा की गई, मुसलमानों के द्वारा की गई। इसका विस्तार यूरोप के एक बड़े क्षेत्र में हुआ। इस कारण तुर्की की गणना यूरोपीय देश के रूप में की जाने लगी, जबकि मूल रूप से यह एशिया का देश है, किंतु उसका साम्राज्य यूरोप के क्षेत्र में विस्तृत था। यूरोप में स्थित तुर्की के साम्राज्य की अधिकांश जनता ईसाई थी, ईसाई धर्म को मानने वाली थी, जबकि तुर्की के सुल्तान इस्लाम धर्म का पालन करते थे। स्वाभाविक रूप से धार्मिक कट्टरता इनमें थी, जैसा कि आम मुसलमानों में भी, सामान्य शासकों में भी हम देखने को प्राप्त करते हैं। कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण यहाँ के सुल्तान करते थे, क्योंकि अधिकांश जनता ईसाई प्रजा थी। तुर्की के सुल्तान का विरोध करती थी उसकी कट्टर धार्मिक नीति के कारण। तुर्की के साम्राज्य में स्वतंत्रता की भावना का भी प्रसार हो रहा था, स्वाधीनता की भावना भी आ रही थी, वो तुर्की से स्वाधीन भी होना चाहते थे। सुल्तान की धार्मिक कट्टरता की नीति एवं स्वतंत्रता की भावना के कारण तुर्की के साम्राज्य में असंतोष था। इस असंतोष ने विद्रोह का रूप लेना प्रारंभ किया। यूरोपीय शक्तियों, विशेषकर रूस के द्वारा इसे प्रोत्साहित किया गया और उसके लाभ उठाने का प्रयास किया गया। तुर्की का साम्राज्य विस्तृत था तथा इस काल में, हमारे अध्ययन काल तक, उसकी शक्ति कमज़ोर हो चुकी थी। राजनीतिक शक्ति कमज़ोर थी, सुल्तान कमज़ोर थे, सेना की शक्ति कमज़ोर थी, उनकी आर्थिक दशा भी कमज़ोर हो रही थी। ऐसी दशा में यूरोपीय शक्तियाँ तुर्की के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने लगीं तथा अपने हित में तुर्की के क्षेत्र पर अधिकार करना चाहती थीं, जिसके कारण यूरोपीय शक्तियों के हित परस्पर टकराने लगे। इन परिस्थितियों में ही पूर्वी समस्या का जन्म हुआ। पूर्वी समस्या अथवा तुर्की के विषय में इंग्लैंड की नीति स्पष्ट थी।
इंग्लैंड तुर्की को सुरक्षित देखना चाहता था, ये उसकी मूल नीति थी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड तुर्की का उपयोग बफर स्टेट के रूप में करने को उत्सुक था। बफर स्टेट कहा जाता है कि दो बड़े भागों के बीच में एक भाग हो ताकि जो दो दूर के भाग हैं वो पृथक बने रहें। आड़ लेना कह सकते हैं। बफर स्टेट आड़ लेने का, एक स्टेट बीच में रहे। इंग्लैंड का साम्राज्य एशिया में विस्तृत था, जिसके कारण इंग्लैंड यूरोपीय देशों विशेषकर रूस का संपर्क एशिया से नहीं होने देना चाहता था। तो यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र था उसके मध्य भाग में तुर्की का साम्राज्य था। तो तुर्की बफर स्टेट के रूप में कार्य कर रहा था। रूस के अधिकार का विशेष करके इंग्लैंड के द्वारा विरोध हो रहा था, क्योंकि रूस वहाँ का शासक जार महत्वाकांक्षी था और यदि वह तुर्की के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता तो उसका संपर्क सीधे इंग्लैंड के का जो साम्राज्य था एशिया में, उससे उसका संपर्क हो जाता और उसको खतरा उत्पन्न हो जाता। इस कारण से इंग्लैंड यह सदा चाहता रहा, उसकी यह मूल विदेश नीति का तत्व रहा, चाहे कोई भी पार्टी का शासन रहा हो, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, वो चाहते थे इंग्लैंड के लोग, उनकी विदेश नीति का हिस्सा रहा, प्रमुख भाग रहा, प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य रहा कि तुर्की सुरक्षित बना रहे, ताकि यूरोपीय जो देश थे उनका संपर्क एशिया के उसके साम्राज्य से न हो जाए और कोई खतरा उनको उत्पन्न न हो। और विशेषकर रूस के प्रति इंग्लैंड के शासक या राजनीतिज्ञ सतर्क थे कि उसको अधिक अधिकार तुर्की में प्राप्त न हो, बड़े क्षेत्र उसको प्राप्त न हो। यदि बड़े क्षेत्र प्राप्त होंगे तो वह तेजी के साथ एशियन साम्राज्य के लिए, जो अंग्रेज़ों का था, उसके लिए खतरा हो सकते थे। और ये तो आपको स्पष्ट हो गया कि तुर्की वर्तमान में कमज़ोर देश था, उसके पास विस्तृत साम्राज्य था, उसके साम्राज्य में जो प्रजा थी वो ईसाई थी, शासक कट्टर मुसलमान थे, इसलिए उनके बीच टकराहट थी, लगातार वहाँ आंदोलन और विद्रोह हो रहे थे। हम देखेंगे आगे ग्रीस में ये समस्या पहले उत्पन्न हुई, फिर मिस्र में समस्या उत्पन्न हुई और अन्य क्षेत्रों में भी, बल्गारिया और अन्य क्षेत्रों में ये समस्या उत्पन्न हुई थी। तो ये टकराहट की स्थिति थी। कमज़ोर तुर्की अपने साम्राज्य को नहीं संभाल पा रहा था। इस कारण से आसपास के पड़ोस के जो यूरोपीय राज्य थे, चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, रूस विशेषकर पड़ोसी था, वो लगातार हस्तक्षेप कर रहा था और इसीलिए इनके स्वार्थों की टकराहट यूरोपीय राष्ट्रों की तुर्की में हो रही थी और एक तरह से वो बांट लेना चाहते थे तुर्की को, जबकि इंग्लैंड इस नीति के विरोध में था और वह तुर्की को सुरक्षित रखना चाहता था। इस कारण यहाँ पे एक टकराहट, एक समस्या उत्पन्न हुई और क्योंकि यह यूरोप के पूर्वी क्षेत्र में स्थित था, पूर्वी प्रदेश में तुर्की का क्षेत्र सम्मिलित था, इस कारण से यहाँ की समस्या जो उत्पन्न हुई थी, एक तरह से तुर्की को बांटने की समस्या यूरोपीय देशों के लिए और इंग्लैंड के लिए समस्या थी तुर्की को कैसे बचाए रखा जा सके। ये इस कारण से यहाँ पर समस्या उत्पन्न हुई थी, इसको पूर्वी समस्या कहा जाता है। अब इंग्लैंड की नीति मूल रूप से 1828 से हमको देखना है, किंतु पूर्व में हम देख लेते हैं कि ग्रीस की स्वाधीनता का संघर्ष इसके पूर्व हुआ था। इस प्रश्न पर कैनिंग के विचार महत्वपूर्ण थे। कैनिंग भी ग्रीस को यूनान भी कहा जाता है, ग्रीस की स्वतंत्रता चाहता था तथा उसका उद्देश्य यह भी था कि रूस की शक्ति भूमध्य सागर में न बढ़े। इस कारण कैनिंग की इच्छा थी कि तुर्की एवं ग्रीस में पारस्परिक समझौता हो जाए। आपको स्पष्ट हो गया हो, ग्रीस या यूनान जो था तुर्की साम्राज्य का हिस्सा था, ईसाई देश था, उस समय देश नहीं बना था, तुर्की का हिस्सा था। 1824 ईस्वी में ग्रीस की स्थिति दयनीय हो गई। तुर्की की ओर से मिस्र के पासा मेहमत अली ने ग्रीस पर आक्रमण कर अत्याचार किया। इस कारण पूरे यूरोप की सहानुभूति ग्रीस के प्रति हो गई। स्वाभाविक है, पूरा यूरोप ईसाई था, इसलिए स्वाभाविक सहानुभूति धर्म के नाम से उसके प्रति थी तथा बड़ी संख्या में स्वयंसेवक यूरोप से ग्रीस की सेना में भर्ती होने लगे। ऑस्ट्रिया और प्रसा ग्रीस के पक्ष में न थे, परंतु ब्रिटेन ने ग्रीस की स्वतंत्रता को स्वीकार किया था। रूस इस बात से नाराज हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन बुलाया गया, जहां ग्रीस को 3 प्रांतों में बांटकर तुर्की के स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। तुर्की से स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। ब्रिटेन इससे सहमत नहीं हुआ। यह प्रस्ताव रूस का था, इस कारण रूस का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ता तथा ग्रीस विभाजित रूप से रह जाता, बट के रह जाता। आज़ाद तो होता लेकिन वह बटा रहता। 1826 में रूस
एवं इंग्लैंड के बीच एक समझौता हुआ जिससे यह तय हुआ कि तुर्की से निम्न मांग की जाए। पहली मांग, तुर्की ग्रीस की स्वतंत्रता को स्वीकार कर ले, ग्रीस टर्की को वार्षिक कर देता रहे, रूस या ब्रिटेन ग्रीस से अपने लिए कोई सुविधा की मांग न करें। एक तरह से ब्रिटेन का प्रस्ताव था कि रूस को जो लाभ हो रहा था वो न होने पाए। इस समझौते को कैनिंग की सफलता माना गया क्योंकि इससे ग्रीस स्वतंत्र तो हो गया पर रूस का प्रभाव वहाँ नहीं बढ़ा तथा तुर्की भी इससे दुर्बल नहीं हो रहा था, किंतु इससे समस्या का समाधान नहीं निकला। रूस ने तुर्की पर दबाव डालकर उसके साथ एकरमैन का पृथक से समझौता कर लिया तथा अन्य सुविधाएं वहां प्राप्त कर लीं। इससे ब्रिटेन पुनः चिंतित हुआ। दूसरी ओर ग्रीस की स्थिति लगातार दयनीय होती गई। अतः कैनिंग के प्रयास से जुलाई 1827 में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन की लंदन में एक संधि हुई। इन तीनों राज्यों ने मिलकर ग्रीस की स्वाधीनता को लेकर एक समझौता प्रस्ताव तुर्की के सम्मुख रखा, किंतु तुर्की ने इसे मानने से इनकार कर दिया। कैनिंग ने कड़ी कार्यवाही की तथा ब्रिटेन की जल सेना ग्रीस के तट पर उतार दिया। यहाँ पर 1827 में नवारिनो के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जल युद्ध हुआ जिसमें मिस्र और तुर्की की संयुक्त जल सेना ब्रिटेन के द्वारा समाप्त कर दी गई, पराजित कर दिया गया। इस प्रकार ग्रीस स्वतंत्र हुआ। यद्यपि इस समय तक कैनिंग की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु ये बड़ी घटना थी। ये 1828 के पूर्व की स्थिति थी कि कैनिंग की दृढ़ता पूर्ण विदेश नीति के कारण युद्ध के द्वारा ग्रीस को स्वाधीनता प्रदान करा दी गई। यद्यपि इसके बाद भी ग्रीस में संघर्ष चलता रहा, किंतु एक महत्वपूर्ण घटना इस समय तक हुई। 1828 से पूर्वी समस्या या तुर्की के क्षेत्र में जो स्थिति थी, पूर्वी समस्या को लेकर इंग्लैंड का मतभेद फ्रांस से था। पूर्ववर्ती वेलिंगटन के द्वारा, जो प्रधानमंत्री थे, कैनिंग द्वारा प्राप्त की गई सफलता को नष्ट कर दिया गया था। वेलिंगटन के द्वारा नवारिनो की घटना, जो युद्ध में ब्रिटेन जीता था, कैनिंग ने सफलता दिलवाई थी उसकी नीति के कारण, उसके लिए तुर्की से उसने माफ़ी मांग ली, क्षमा मांग लिया और ग्रीस को तुर्की की कृपा के ऊपर छोड़ दिया। जो आज़ादी के लिए संघर्ष इंग्लैंड ने किया था उसके प्रभाव को उसने नष्ट कर दिया तथा रूस को तुर्की में खुली छूट देकर वेलिंगटन ने इंग्लैंड के प्रभाव को दुर्बल बना दिया। जो मूल नीति थी इंग्लैंड की, उसके वह खिलाफ चला गया या उसके प्रभाव को उसने नष्ट किया। इसके परिणाम स्वरूप रूस ने युद्ध में तुर्की को परास्त किया। तुर्की और रूस का युद्ध हुआ, रूस ने उसको परास्त कर दिया तुर्की को, तथा एड्रियानोपल की संधि करने को बाध्य किया। रूस का प्रभाव काला सागर, यूनान तथा तुर्की के क्षेत्र में बढ़ गया। इस कारण पूर्वी समस्या इससे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हो गई। तुर्की में ईसाई प्रजा लगातार विद्रोह कर रही थी। रूस को इस क्षेत्र में प्रतिबंधित करना अब अति आवश्यक हो गया। इन परिस्थितियों में आगे हम देखते हैं कि मिस्र की समस्या उत्पन्न हुई, जो इस समय तुर्की के अधीन था। मिस्र भी तुर्की के अधीन था। वहाँ के पाशा शासक को, प्रांतपति को, मेहमत अली था, उसको पाशा का पद कहा जाता था, जिससे कि ग्रीस की भी मदद की थी तथा जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। तुर्की के सुल्तान की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने न केवल मिस्र में ही अपने को स्वतंत्र राजा बनाने का प्रयास किया, बल्कि सीरिया पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस समय रूस के अतिरिक्त अन्य किसी शक्ति की मदद तुर्की को प्राप्त नहीं हुई। रूसी सैनिक सुल्तान की सहायता के लिए बास्फोरस के उत्तरी तट पर पहुंच गए। इन परिस्थितियों में यूरोपीय शक्तियों ने हस्तक्षेप किया और तुर्की को मेहमत अली से समझौता करने के लिए बाध्य किया, जिसके अनुसार मेहमत अली को मिस्र के अतिरिक्त सीरिया और अदाना प्राप्त हो गए। वह तुर्की को वार्षिक कर देने के लिए अवश्य राजी हो गया था। इसलिए इस तरह से मिस्र ने अपने प्रभाव को तुर्की के क्षेत्र में बहुत बढ़ा लिया। रूस तुर्की संधि हुई 8 जुलाई 1835 को। रूस ने तुर्की के साथ एंकियर एस्केलेस्की की संधि की। तुर्की रूस के सैनिक संरक्षण में चला गया और काला सागर रूस की एक झील के रूप में तब्दील हो गया। इसके द्वारा दर्दे दानियाल को रूस और तुर्की के जहाज़ों के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों के सैनिक जहाज़ों के लिए बंद करना पड़ा। इंग्लैंड उस संधि से पीड़ित हुआ। पामस्टन ने इसका विरोध किया, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। एक तरह से इंग्लैंड इस समय कमज़ोर स्थिति में आ गया और मिस्र का प्रभाव तुर्की में बढ़ गया। तुर्की कमज़ोर हो गया। इन परिस्थितियों में
पुनः मिस्र की समस्या उत्पन्न हुई। कुछ समय पश्चात पामस्टन को सुअवसर प्राप्त हो गया। 1838 में मेहमत अली ने तुर्की के सुल्तान को कर देना बंद कर दिया, जबकि इसके पूर्व हमने चर्चा की कि वह कर देने को, मिस्र तुर्की को कर देने के लिए वहाँ का पासा मेहमत अली तैयार हुआ था, लेकिन अब उसने बंद कर दिया, अपने को स्वतंत्र घोषित करना चाहा। इससे तुर्की एवं मेहमत अली में पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध काल में तुर्की का शासक अल्पायु अब्दुल मजीद था। मेहमत अली को युद्ध में सफलता मिली और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह संपूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा। इसी अवसर पर फ्रांस, मिस्र और सीरिया में अपने हितों की सुरक्षा के लिए मेहमत अली को फ्रांस मदद पहुंचा रहा था। यूरोपीय शक्तियां मेहमत अली के अधिकार में जाते तुर्की को नहीं देख सके तथा पामस्टन ने विशेषकर को अवसर मिल गया। उसने निश्चय किया कि मेहमत अली के प्रभाव को मिस्र तक ही सीमित रहे तथा मिस्र में फ्रांस का प्रभाव न बढ़े और न ही रूस का प्रभाव तुर्की में बढ़ सके। पामस्टन ने 13 जुलाई 1840 को यूरोपीय शक्तियों पर दबाव डालकर लंदन में सम्मेलन बुलवाया। इस सम्मेलन में जानबूझकर फ्रांस को आमंत्रित नहीं किया गया ताकि उसे नीचा दिखाया जा सके और उसको कोई लाभ प्राप्त न हो। प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया एवं इंग्लैंड इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए तथा लंदन की संधि या उसकी शर्तें तय की गईं। मिस्र एवं दक्षिण सीरिया मेहमत अली को दिया जाए। मिस्र के पासा मेहमत अली से कहा गया कि वह 10 दिनों में इसे स्वीकार करे, अन्यथा सीरिया का भाग उसे प्राप्त नहीं होगा। यदि 20 दिनों में मेहमत अली मिस्र का पासा इसे स्वीकार नहीं करता है तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेहमत अली यदि शर्त स्वीकार न करे तो 4 राज्य मिलकर तुर्की की रक्षा करेंगे। मिस्र के पासा ने इसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी था और युद्ध में वह सफल हुआ था तथा युद्ध की घोषणा की। युद्ध में तुर्की विजयी हुआ क्योंकि उसे यूरोपीय शक्तियों ने, विशेषकर इंग्लैंड ने बहुत सहायता की। 13 जुलाई 1841 को पुनः संधि की गई। अब 4 देशों के साथ फ्रांस को भी सम्मिलित कर लिया गया क्योंकि इंग्लैंड का उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका था और मिस्र पराजित हो गया था जिसका कि सहयोगी फ्रांस था, इसलिए अब उसको बुलाया गया। सीरिया एवं अरब तुर्की को प्राप्त हो गए। मिस्र का क्षेत्र तुर्की के अधीन होगा तथा मिस्र का पासा भी तुर्की के सुल्तान के अधीन कर दिया गया। तुर्की की समुद्री सीमा में शांति काल में कोई भी यूरोपीय जहाज नहीं जाएगा। इस तरह पामस्टन अपने उद्देश्यों में, जिसमें मिस्र और फ्रांस को प्रतिबंधित करना था और उसके प्रभाव को कम करना था, तुर्की को जीवित रखने में भी उसको सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटित हुई जब तक क्रीमिया युद्ध पुनः प्रारंभ नहीं हुआ। पुनः पामस्टन के काल में क्रीमिया का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जिसको हम दूसरे अध्याय में या दूसरे वीडियो में, इसके बाद की वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस तरह से यहाँ पर इंग्लैंड को अपनी नीति में अंततः सफलता मिली। वेलिंगटन ने जो नुकसान कर लिया था उसको पुनः उस स्थिति को, पूर्व की स्थिति जो कैनिंग ने ग्रीस में आज़ादी प्राप्त करके की थी, मिस्र के क्षेत्र में भी अंततः ब्रिटेन को सफलता प्राप्त हुई। मिस्र के मेहमत अली पासा ने जो विरोध किया था तुर्की का और एक बड़े हिस्से पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, सीरिया पर भी उसको अधिकार मिल गया था और फ्रांस उसका सहयोगी था। अंततः लंदन की संधि के द्वारा ब्रिटेन उसको प्रतिबंधित करने में सफल हुआ था। तो यहाँ तक पूर्वी समस्या में हमने देखा कि ठीक क्रीमिया युद्ध के पूर्व तक की जो घटनाएं थीं वो किस प्रकार से संचालित हुई और ब्रिटेन की क्या नीति रही थी। इसके अगले भाग में, दूसरे भाग में, क्रीमिया युद्ध से लेकर बर्लिन की संधि जो 1878 में हुई थी वहाँ तक अध्ययन करेंगे। तो इसमें बस यहीं तक।